बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Okay, dear friends, it's Khalil Bhatti, your instructor of principles of management, और हमारी डिस्कशन चल रही थी मैनेजमेंट के फोर्थ फंक्शन पे, फोर्थ मेन एरिया पे, कंट्रोल प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स पे। और मैंने पहली 9 स्लाइड्स आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। आज हम इसको फर्दर लेके चलेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, और स्लाइड नंबर 9 से हम ऑनवर्ड जो है इस पे बात कंटिन्यू करेंगे। और स्लाइड नंबर 9 इज़ इट्स टॉक अबाउट, dear friends, the feed work, concurrent and feed controls पे है बात, जिसमें आपके पास यहाँ पे 3 एरियाज़ हैं कंट्रोल के लिए, अपने कंट्रोल सिस्टम को कैरी करने के लिए। सो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में नज़र आती है वो वर्क इनपुट्स पे है, दूसरी वर्क थ्रूपुट्स पे है, और थर्ड है वर्क आउटपुट्स। सो जो पहला ऑप्शन हमारे पास है ये है सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। प्रॉब्लम के होने से पहले उसका सोल्यूशन डेवलप करना इज पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। Ensure the right directions that are set to right resources of input are available। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा टास्क है, उसको अचीव करने के लिए हमें किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड है, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितनी लेबर रिक्वायर्ड है, किस टाइप की लेबर रिक्वायर्ड है। ये कंट्रोल सिस्टम का पहला फेज़ जो प्रॉब्लम के होने से पहले अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स पे काम करता है, ताकि प्रॉब्लम के होने से पहले उसका सलूशन जो है वो डेवलप किया जाए। तो दूसरा कंट्रोल सिस्टम का सीन, जब प्रॉब्लम हो चुकी या हो रही है, सॉल्व प्रॉब्लम वाइल दे आर अकरिंग। सो ड्यूरिंग अ टारगेट की सेटिंग कर ली हमने, और उस पे काम करते हुए हमें जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मिसाल के तौर पे आर टारगेट इज टू प्रोड्यूस 100,000 यूनिट्स पर डे, और हम 100,000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो then what we are supposed to do, that we ensure the right things are before done as a part of work flow operations। तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वर्क थ्रूपुट पे। कंट्रोल सिस्टम का दूसरा सेगमेंट जिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को तब कंट्रोल कर रही है जब प्रॉब्लम अकर हो रही है वाइल कंडक्टिंग और परफॉर्मिंग सम फंक्शंस। जबकि थर्ड डायमेंशन हमें बात बताती है यहाँ पे कि प्रॉब्लम हो जाने के बाद सॉल्व प्रॉब्लम आफ्टर दे अकर। फीडबैक कंट्रोल्स भी इसको बोलते हैं। सो इंश्योर द फाइनल रिजल्ट्स आर अप टू डिज़ायर स्टैंडर्ड्स। डिज़ायर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका रिस्पांस या आपका आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। सो तीनों ऑप्शंस, एक में बिफोर प्रॉब्लम हैज़ बीन अकर्ड पे प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन से हैं, और कौन से कंट्रोल्स पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट काम करता है, या दूसरा प्रॉब्लम हो रही है, so while this operation is on and you are not achieving
up to the mark results. So you will have to take some immediate actions. And third में प्रॉब्लम होने के बाद, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं. मैनेजरियल कंट्रोल टेक अवे वन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल. तो अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के जो ऑप्शंस हैं, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस के पास हुआ करता है, एक एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम है. सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डियर फ्रेंड्स, अलाउड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स and groups to exercise self-discipline in fulfilling the job expectations. So company का जो internal आपका force है, this should be motivated in individual form or individual level or in group level, कि self discipline के through जॉब एक्सपेक्टेशंस की फुलफिलमेंट पे वो काम करें. इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आप अपनी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पे को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल के थ्रू जो है वो काम करती है. एक्सटर्नल कंट्रोल्स में अकर थ्रू द पर्सनल सुपरविजन एंड द यूज ऑफ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उससे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है विद इन द कंपनी और मे बी सम टाइम आउटसाइड द कंपनी, उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी. सेल्फ कंट्रोल, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैनेजरियल कंट्रोल में सेल्फ कंट्रोल है जी इंटरनल कंट्रोल दैट अकर्स थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन in fulfilling the work and professional goals and responsibility. So when the staff have self control internal system के अंदर, तो जो desired goals हैं, जो assigned responsibilities हैं, if the individuals on individual level and group level, if they are self motivated, so through self control the organization can achieve और मीट द गोल्स. सो पर्सनल गोल्स की फुलफिलमेंट कोलेक्टिवली एट द एंड ऑफ डे ऑर्गेनाइजेशन के गोल की अचीवमेंट हुआ करती है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी. ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर थ्रू अथॉरिटीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, budgets and day-to-day supervision. So bureaucratic control is in fact can be explained in multiple dimensions. The use of authority, behavior through authority. So जो bosses हैं, जो heads हैं, जो supervisors हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका पॉजिटिव बिहेवियर, उनकी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यू कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल. समझ आ रही है दोस्तों? ओके, आगे चलता हूँ. ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में अथॉरिटी के बाद कंपनी पॉलिसीज भी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का एक हिस्सा है. द पॉलिसीज ऑफ कंपनीज शुड बी वेरी रिफाइंड, पॉलिश्ड, sophisticated policies to achieve the goals of organization, and the policies should have such ones which can increase the self-control of employees in that particular organization. So policies, procedures, the company's procedure that how they are used to do jobs, how they used to assign work. So company procedure और policies में right person for right job at right place, और job description जो है वो भी उस required हमारे goal के according, उस बंदे की रिक्वायर्ड जॉब स्पेसिफिकेशन उसकी जॉब को उसकी पर्सनल फीचर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. बजट्स के थ्रू भी ऑब्वियसली इस पे किया जा सकता है. व्हेन यू आर स्पेंडिंग मोर बजट्स, आप
You can motivate people through incentives, through bonuses, और डे टू डे सुपरविजन भी इसी का हिस्सा है. तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में डियर फ्रेंड्स, through authority, through policies and procedures, job description, budgets, and day supervision, the company and the management can control the actions or the job of individuals to achieve goals. Hopefully clear hai. Let's proceed it further. Clan control influences behavior through norms and values. Norms, expectations set by the organization culture. So organization culture की जो norms हैं, जो values हैं, जो expectations हैं, वो बड़ा solid role play करती हैं किसी भी organization के individuals के work को control करने के लिए. अब अगर organization का culture solid है, बेहतरीन है, लोग वहाँ पे जो बाकी काम करने वाले हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर जगह मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे काम करने वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो, उनका बिहेवियर इससे इन्फ्लुएंस होगा कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के ऊपर काम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट आने की पॉलिसी. सुबह अगर कोई लेट आता है तो कंपनी प्रोसीजर है. मैंने एक कंपनी ज्वाइन हमने की किसी आदमी ने, तो उसको पता है कि 1 घंटा लेट हो जाए तो काम चलता है. तो वहाँ का कल्चर ये है कि पेनलाइज नहीं किया जाता लेट अराइवल पे. तो जैसे नए इंडिविजुअल्स उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी पता लग जाएगा कि कोई घंटा 2 घंटे लेट हो जाए तो काम चलता है. एक और इंडिविजुअल बी ने कंपनी ज्वाइन की और उसको पता है कि फर्स्ट डे उसने जब ज्वाइन किया है तो उसको पता है कि 2 दिन अगर मैं लेट गया तो मेरी एक लीव काउंट की जाएगी, और स्ट्रिक्टली उस पे कंपनी जो है वो काम करती है, और ये कंपनी का सिस्टम है कि वो स्ट्रिक्टली काम करती है, तो वो उसको फिर बॉदर नहीं करेगा और वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा. सो थ्रू influencing the behavior through norms and values and expectation, organization culture is also contributing in the efficiency and effectiveness of workers. So जिन organizations का culture solid होता है वहाँ पे expectations और behavior भी उसके according shape up हो जाते हैं. Next slide पे चलते हैं. Market control, influence of market competition on behavior of organization and their members. So organization market के अंदर different organization, different businesses, different positions पे होते हैं. बहुत सारे businesses हैं किसी इंडस्ट्री में जो मे बी के मार्केट लीडर की पोजीशन पे हैं. कुछ बिजनेस हैं मार्केट चैलेंजर की पोजीशन पे हैं या फॉलोअर की पोजीशन पे हैं. सो इफ़ यू आर मार्केट लीडर और चैलेंजर, इट मीन यू आर गिविंग टफ टाइम योर कंपेटिटर्स. तो ये एक फील आपके एम्प्लॉयज़ में भी आती है जो उनके बिहेवियर को बड़ा पॉजिटिव करती है कि जिस कंपनी में हम हैं या जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, वी आर नंबर 1. सो ये नंबर 1 की फील जो है, जो सॉलिड कंपटीशन जो है वो मार्केट में जनरेट करती है, एंड the possibility of attaining goal will become easier. जैसा कि हम बात करते हैं लीज इंडस्ट्री की, जो हायर परचेज सिस्टम है, लाहौर की बात अगर मैं करता हूँ तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर परचेज पे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देती हैं. अब जो लोग इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि नईम इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करते हैं तो वो मार्केट लीडर है. हर एम्प्लॉय की कोशिश है कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे बिकॉज दे आर वेरी renowned and very good in the industry, or the people who are joining this company, they feel good, they have edge on other competitors. तो ये भी जो है आपके टारगेट्स की अचीवमेंट में आपको हेल्प आउट करता है. ओके जी, यहाँ तक बात हो गई. अब जो लास्ट चंक है हमारी बात का वो
उसी पे है जिस पे हमने पहले भी बात की थी, और वो है द 4 स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। स्टेप 1 था एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। नंबर 2 पे मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर 3 पे कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। और फोर्थ वन पे अगर ठीक है तो टेक प्रिकॉशन, अगर ठीक है तो प्रीटी फाइन, और मज़ीद उसकी सोफिस्टिकेशन के लिए काम, और अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो सम टेक सम करेक्टिव एक्शन। तो ये 4 एरियाज हैं जो आपके कंट्रोल प्रोसेस के अंदर वर्क करते हैं। इनको वन बाय वन देख लेते हैं जी। इसमें नंबर 1 पे आ गया स्टेप 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट एरिया। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स या स्टैंडर्ड्स हैं वो मेजरेबल, अटेनेबल और पॉसिबल होने चाहिए। सो इफ यू डेवलप output standards comprehensively, if the company developed them comprehensively, they can measure performance results in terms of quality, in terms of quantity, in terms of cost, or in terms of time. मिसाल के तौर पे in terms of quality, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। 10/10 आपकी प्रोडक्ट है तो आप उसको इशू करते हैं, वरना आप उसको आउट कर देते हैं अपने बैच में से। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स नीडेड टू प्रोड्यूस 100,000 यूनिट्स पर डे। सो स्टैंडर्ड सेटल्ड है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं तो उतने प्रोड्यूस होने चाहिए, स्टैंडर्ड सेटल्ड है। कॉस्ट कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपको 75 सेंट पे करता है, तो ये भी एक स्टैंडर्डाइज्ड, अगर आपने ये स्टैंडर्ड डेवलप कर रखा है तो कॉस्ट में या टाइम कितना रिक्वायर्ड है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। सो टाइम है या कॉस्ट है या क्वांटिटी है या क्वालिटी है, ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट के वो स्केल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, और फिर बाकी रिमेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जबकि इनपुट स्टैंडर्ड्स में है मेजर द एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क expanded in task performance. Input standards कि how much a worker will contribute towards the quality of that particular thing or task. Hopefully clear है, simple है ये भी। आगे चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड सेट किए। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। गोल डिसाइड है, अब उस पर हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो हमने उनकी इवैल्यूएशन करनी है, उनकी वर्किंग की। एग्जांपल मैंने दी थी, महीने की सेल, रिक्वायर्ड सेल, पर वीक सेल, पर डे सेल और पर आवर सेल में भी। सो उस सेल की कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। सो गोल इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस एफर्ट। Must identify significant difference between the actual results and organization original plan. डेली का प्लान हमारा सेल का है 100,000 का, जबकि एक्चुअल सेल हमारी है 70,000। तो अलार्मिंग सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन की कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हाउ शुड वी इंक्रीज इट। एंड फाइनली द इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स रेगुलर मेजर्स। स्टेप 2 आ गया जी। Step 3, comparing result with objectives and standards, continuously monitoring। और continuously monitoring के अंदर जो desired goals हैं और जो actual हमारी performance है उनकी मैचिंग है। अब यहाँ पे 2 possibilities हैं कि एक आपकी actual performance desired results के according है, cool। If it's not accordingly, so you are supposed to take precautionary measures। और कंपैरिजन डेवलप करने के लिए हिस्टोरिकल कंपैरिजन के थ्रू आप कर सकते हैं, रिलेटिव और इमर्जिंग के थ्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। स्टेप 4 है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, बता चुका मैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलें, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है।
सो हमने स्लाइड नंबर 9 से स्लाइड नंबर 20 पे बात ला के ख़त्म की है। थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ और क्लास का जो बच्चों का मेरे एक्सपोजर है, कुछ चंद ही क्लासें आप लोगों के साथ फिज़िकल ली थी तो मैं थोड़ा रख रहा हूँ। जैसे हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर को सुनिएगा, कल की गूगल मीट में ज़रूर प्रेजेंट होइएगा ताकि हम इस पे आपके इश्यूज़ या आपके कोई प्रॉब्लम्स हों तो हम उनको डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।